प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। गायत्री उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, जिसने भी गायत्री YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि जो भी आपके सहपाठी इस ऑनलाइन क्लास से वंचित रहे हैं वो जुड़ सकें और इस ऑनलाइन क्लास का लाभ ले सकें। आइए आज हम कक्षा 8 और 9 का हिंदी व्याकरण का टॉपिक लेकर आए हैं, शब्द शुद्धि भाग 2। शब्द शुद्धि का भाग 1 हमने पढ़ा था और आज हम शब्द शुद्धि का भाग 2 लेकर आए हैं। तो शब्द शुद्धि, शब्द में अशुद्धि किस कारणों से आती है उनमें आज हम पढ़ेंगे आगम। स्वर या व्यंजन का जब आगम हो जाता है, आगम का अर्थ है कि जिनकी आवश्यकता न हो और ऐसे स्वर या व्यंजन किसी शब्द में प्रयुक्त हो जाते हैं जिसके कारण आगम संबंधी अशुद्धि आती है। शब्दों के प्रयोग में अज्ञानवश या भूलवश जब अनावश्यक वर्णों का प्रयोग किया जाए तो उसे आगम कहते हैं। शब्दों के अंदर अज्ञानवश या भूलवश कोई वर्ण या स्वर का प्रयोग हो जाता है जिससे उस शब्द में अशुद्धि आ जाती है। जैसे अत्याधिक, यहाँ पर अत्याधिक जो शब्द है इसमें आ जो स्वर है इसका आगम हो गया है क्योंकि शुद्ध रूप होता है वो अत्यधिक होता है। अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा, अति धन अधिक, यण संधि है और अत्यधिक का अर्थ होता है अधिक से भी अधिक। जो अधिक से भी अधिक हो उसे अत्यधिक कहते हैं। अहोरात्रि, अहोरात्रि, नवरात्रि, ये जो शब्द है ये अशुद्ध है क्योंकि अहोरात्र होता है, नवरात्र होता है। अगर नवरात्रि लिखा है तो वो अशुद्ध है क्योंकि रात्रि, अगर रात्रि शब्द लिखा जाएगा तब तो वो रात्रि होगा, लेकिन उसके आगे जब कोई शब्द जुड़ जाता है तो रात्रि न होकर के उसको रात्र लिखा जाता है। तो अहोरात्रि न होकर के अहोरात्र होगा। प्रदर्शिनी, विज्ञान दिवस पर छात्रों ने अनेक प्रदर्शनियां लगाई, अनेक प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शिनी नहीं होता है। तो यहाँ पर भी ई का आगम हुआ है जबकि शुद्ध रूप प्रदर्शनी होता है। द्वारिका, द्वारिका जो शब्द है ये अशुद्ध है, शुद्ध रूप इसका है द्वारका। शुद्ध रूप क्या है? द्वारका। उसी प्रकार से है अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो पत्थर बन गई थी और श्री राम के चरणों का स्पर्श पा करके उनका श्री राम ने उद्धार किया, तो उस अहिल्या को अहल्या शुद्ध रूप लिखा जाता है। शुद्ध रूप में क्या लिखा जाता है? अहल्या। ई का आगम है, ये है वापिस, मैं वापिस लौट आया। तो वापिस न होकर के वापस होता है, ध्यान रखिए, क्योंकि लिखने में वो बहुत रूप से वापिस लिखा जाता है, वापिस का ये उच्चारण होता है, जबकि शुद्ध रूप इसका क्या होता है? वापस होता। अब है, ये तो था स्वर का आगम, अब है व्यंजन का आगम। जैसे अंतर्ध्यान, देखते ही देखते बालक अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान होने का अर्थ गायब होता है, लेकिन वो अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। यहाँ पर यह व्यंजन है और
इसका क्या आया है, आगम हुआ है, जबकि अंतर्धान होता है। ऐसे ही कृत्य कृत्य नहीं होता है, कृत्य कृत्य होता है। आपके दर्शन पाकर मैं आज कृत्य हो गया तो क्या होगा, कृत्य कृत्य, न कि कृत्य कृत्य। फिर है मानवीयकरण। मानवीयकरण में होकर के मानवीकरण होता है। क्या होता है, मानवीकरण। समुद्र, ये है समुद्र, और जब हम पढ़ते हैं उच्चारण करते हैं तो समुद्र का करते हैं, जबकि शुद्ध रूप इसका होता है समुद्र। क्या होता है, समुद्र। या न का उच्चारण नहीं होगा, नहीं है जो ये आधा न है ये नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ समुद्र ही होगा। सौजन्यता, सौजन्य के आगे पीछे होता प्रत्यय नहीं लगेगा, क्योंकि सौजन्य सिर्फ सौजन्य ही रहेगा। सुलग होगा तो सुजन्यता हो सकता है, लेकिन सौजन्यता नहीं होगा, इसका सौजन्य ही होगा। अब है लोप, ये तो इन दोनों में आगम था, यहाँ स्वर का आगम था, यहाँ व्यंजन का आगम था, लेकिन अब है वो कहीं कहीं पर लोप। लोप का अर्थ होता है कई बार शब्दों में कोई वर्ण, कोई मात्रा गायब हो जाती है, किसी भूलवश अज्ञानवश कोई वर्ण नहीं लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, लोप कहते हैं। शब्दों के प्रयोग में जब किसी आवश्यक वर्ण का प्रयोग होने से रह जाए, कोई आवश्यक वर्ण का प्रयोग नहीं होता है, वो होता तो आवश्यक वर्ण है, लेकिन उसको प्रयोग होने से रह जाता है शब्द में, तब वो क्या कहलाता है, लोप कहलाता है। जैसे आगामी दिनों में हमारी बोर्ड की शेष परीक्षाएं होगी, तो आगामी न होकर के क्या होगा, आगामी। शुद्ध रूप क्या होगा, आगामी। जमाता, जमाता न होकर के जामाता शुद्ध रूप होता है। मोक्षदायिनी, गंगा मोक्षदायिनी नदी है, तो दायिनी न होकर के दायिनी होता है, ये शुद्ध रूप है। मोक्षदायिनी का अर्थ होता है मोक्ष को देने वाली, मोक्ष को प्रदान करने वाली। फिर है कालिंदी, ये कालिंदी नहीं है, शुद्ध रूप कालिंदी है, ये यमुना नदी का पर्यायवाची है। कालिंदी कूल कदम की डार, रसखान के जो सवैये हैं उसमें इस यमुना नदी का वर्णन हुआ है कि रसखान कहते हैं कि अगर मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के करीब के वृक्षों पर विचरण करने वाला पक्षी बनूं। वहां पर इस कालिंदी शब्द का उल्लेख हुआ है, तो इस कालिंदी का अर्थ होता है यमुना नदी। फिर है व्याकरण। व्याकरण में होकर के व्याकरण, व्याकरण शब्द का अर्थ होता है जो व्याकरण को जानता हो, जो व्याकरण का ज्ञान रखता हो, उसको व्याकरण कहते हैं। फिर है अनुच्छेद। अनुच्छेद में होकर के अनुच्छेद होता है, या च वर्ण है, च वर्ण आवश्यक है, लेकिन आवश्यक होते हुए भी च वर्ण का यहाँ लोप हो गया है, तो शुद्ध रूप होता है अनुच्छेद। उसी प्रकार से उपलक्ष, जबकि शुद्ध रूप है उपलक्ष्य, तो यहाँ पर भी यह वर्ण का लोप है। प्रतिद्वंद्व, प्रतिद्वंद विरोधी होता है, उसको प्रतिद्वंद्वी या प्रतिद्वंद्व कहते हैं, तो यहाँ होगा प्रतिद्वंद्व, प्रतिद्वंद्व। मिष्टान, मीठा है जो अन्न, उसके लिए शब्द आता है मिष्टान, तो यहाँ न दो होगा मिष्टान। मिष्ट धन अन्न, अर्थात ऐसा अन्न जो मीठा है। स्वावलंबन, स्वावलंबन न होकर के स्वावलंबन होता है। स्वावलंबन का अर्थ होता है जो अपने सहारे पर खड़ा रहे, उसको स्वावलंबन या स्वावलंबी कहते हैं। तो ये स्वावलंबन है, इसकी जगह शुद्ध रूप होगा स्वावलंबन, अर्थात जिसके सहारे की आवश्यकता नहीं हो, जो अपने स्वयं पर खड़ा हो, वो स्वावलंबन कहलाता है।
अब है चौथा वर्ण व्यतिक्रम। वर्ण व्यतिक्रम जिसको कहते हैं कर्म भंग। कर्म भंग संबंधी अशुद्धि। शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को उनके कर्म से प्रयुक्त न करके किसी अन्य कर्म पर प्रयुक्त करना वर्ण व्यतिक्रम कहलाता। क्या होता है कि कभी कभी कोई शब्द अपने स्थान पर प्रयुक्त न होकर के अन्य स्थान पर प्रयुक्त होता है तो उसमें कर्म भंग हो जाता है। जैसे देखो ये अतिथि, यहाँ पर है अतिथि, तो यहाँ पर ये जो थ इसका कर्म भंग होकर के ये पहले आ गया है, इस त की जगह आ गया है, ये थे बाद में आना चाहिए। जैसे ये अतिथि, तो ये शुद्ध रूप इस प्रकार से है क्योंकि यहाँ थ वर्ण का कर्म भंग होकर के ये त वर्ण की जगह आ गया है। तो ऐसे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो कर्म भंग संबंधी अशुद्धि में आते हैं। तो शुद्ध रूप है अतिथि। क्या होगा? अतिथि। जैसे अपराह्न, तो यहाँ पर जो न अलग है, मतलब न जो है वो आधा वर्ण है, जबकि ह अलग होना चाहिए और ह पहले आना चाहिए, न बाद में आना चाहिए। जैसे ये अपराह्न, शुद्ध रूप है वो अपराह्न ये होगा। अपराह्न का अर्थ होता है दोपहर का जो समय होता है वो अपराह्न है। पूर्वाह्न और अपराह्न दिन के दो भाग हैं, एक पूर्वाह्न होता है और एक अपराह्न होता है। पूर्वाह्न का अर्थ होता है दोपहर से पूर्व का समय पूर्वाह्न और दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। तो अपराह्न इस प्रकार से लिखा जाता है। ये है चिन्ह। चिन्ह न होकर के क्या होता है? चिन्ह होता है। तो यह है इसका वर्ण कर्म भंग हुआ है क्योंकि ह अनंत होगा और ह पहले आएगा। ये लिखा हुआ ऐसा कहीं बार आप देखते हो, कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ होता है जो अशुद्ध होता है, शुद्ध रूप है इसका ये होता है। फिर है प्रहलाद। प्रहलाद में होकर के प्रहलाद होगा। क्या होगा? प्रहलाद। तो प्रहलाद सही शब्द है, ये सही है। मध्याह्न। मध्याह्न का अर्थ होता है दोपहर का समय। तो मध्याह्न ये शुद्ध रूप है। मध्य धन अहन, अर्थात जो दिन है वो मध्य में हो तो उसको मध्याह्न कहते हैं। ब्रह्मा। ब्रह्मा ये अशुद्ध रूप है, शुद्ध रूप है ब्रह्मा। ह अलग होगा और म पूरा होगा। या म आधा है जबकि ह आधा होता है, म पूरा होता है, ब्रह्मा। अब है अगला वर्ण परिवर्तन। वर्ण परिवर्तन से भी अशुद्धि आती है। कैसे? वर्ण प्रयुक्त करते समय असावधानी वश किसी वर्ण विशेष के स्थान पर दूसरे वर्ण का प्रयोग होता है। किस वर्ण का जब प्रयोग करते हैं तो असावधानी वश हम वर्ण विशेष की जगह कोई दूसरा वर्ण प्रयोग करते हैं, जिससे वो वर्ण परिवर्तन संबंधी अशुद्धि हो जाती है। जैसे कनिष्ठ है तो यहाँ जो ट वर्ण है, भूलवश ट वर्ण ने हमने प्रयोग कर दिया, जबकि यहाँ पर ठ होना चाहिए, कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ नहीं होता है। तो ये कनिष्ठ। फिर है यहाँ खंबा। खंबा नहीं होकर के खंभा होता है, तो ब वर्ण की जगह भ वर्ण होना चाहिए, ये भ होता है। फिर है जुखाम। यहाँ पर कौन सा वर्ण है जो अनावश्यक है, अर्थात ऐसा वर्ण जो वर्ण विशेष की जगह प्रयुक्त हो गया है, तो क की जगह यहाँ ख हो गया है, जबकि होना चाहिए जुकाम। पुरस्कार। पुरस्कार में होकर के पुरस्कार होता है, या रूप नहीं होता है, ये ध्यान रखें। पुरस्कार। जिला कलेक्टर ने छात्राओं को गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया, तो क्या होगा? पुरस्कार होगा। श्राप। श्राप में होकर के श्राप होता है। बच्चे के पढ़ते हैं जब या लिखते समय श्राप लिखते हैं कि ऋषि महात्माओं ने श्राप दे दिया। श्राप में होता है, ये अशुद्ध है। शुद्ध रूप क्या होता है? श्राप होता है।
फिर आ जाइए यहाँ व्यंजन द्वित्व का अशुद्ध प्रयोग। व्यंजन द्वित्व का अशुद्ध प्रयोग होने से भी अशुद्धि आ जाती है। तो कैसे देखो, दो समान व्यंजनों में से कोई एक जब स्वर रहित हो वह तुरंत एक दूसरे के बाद आए। द्वित्व का मतलब क्या होता है कि ऐसे वर्ण जो स्वर रहित होते हैं और एक वर्ण आने के बाद तुरंत वही वर्ण दूसरी बार आता है तो वो द्वित्व कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वित्व कहलाता है। जैसे कुत्ता हमारे लेता हूं, यहाँ कुत्ता शब्द है तो यहाँ पर ये जो कुत्ता शब्द है यहाँ त के बाद त और आया है। यहाँ त एक अलग है और दूसरा त पूरा है। तो एक वर्ण के बाद तुरंत जब दूसरा वर्ण आता है, मतलब दूसरा वर्ण आए वही वर्ण आए, दूसरा वही वर्ण आए तो उसे क्या कहते हैं? उसे द्वित्व कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? द्वित्व। तो यहाँ ये कुत्ता है, त एक और है, दो त है। जैसे उत्तम, उत्तम नहीं होता है, उत्तम होता है। क्या होता है? उत्तम। तो एक त और है, ये उत्तम है, द्वित्व वर्ण है ये। उल्लंघन, ये तो है सिर्फ उल्लंघन, उल्लंघन, उल्लंघन नहीं होता, उल्लंघन होता है, लय दो होते हैं तो ये भी द्वित्व है। एक वर्ण के बाद वही वर्ण जब दूसरी बार तुरंत आ जाता है तो ये है उल्लंघन। फिर है प्रज्वलित। प्रज्वलित ये गलत है, ये सही है, प्रज्वलित होता है। संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण में ये है वो ती की मात्रा बड़ी होती है, छोटी नहीं होते हैं। संक्षिप्ती तो मात्रा बड़ी होती है। शुद्धिकरण लिखते हैं उसमें भी ऐसे ही लिखते हैं, जैसे शुद्धिकरण लिखते हैं तब भी ये सही रूप ये होगा शुद्धिकरण। सिर्फ शुद्धि लिखेंगे, सिर्फ शुद्धि लिखेंगे तब तो ये लिखेंगे ऐसे, ये शुद्धि, और शुद्धिकरण लिखेंगे तब इस प्रकार से लिखेंगे, मात्रा बड़ी हो जाएगी। संक्षिप्त में भी, संक्षिप्तीकरण में मात्रा बड़ी होगी। फिर यहाँ देखो 7वां नियम है पंचम वर्ण अनुस्वार अनुनासिकता का प्रयोग। अनुस्वार हिंदी में ये है अनुस्वार, ठीक है, और ये क्या है? ये अनुनासिकता। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, इसका नाक और मुंह दोनों से होता है तो ये अनुनासिक है, अनुनासिक है और ये अनुस्वार। कहीं कहीं पर अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए, वहाँ अनुनासिकता का प्रयोग हो जाता है। कहीं अनुनासिकता का प्रयोग होना चाहिए, वहाँ अनुस्वार का प्रयोग हो जाता है, जिसके कारण वो वर्ण में अशुद्धि आ जाती है। जैसे यहाँ लिखा है अंकुर, तो यहाँ ये अनुनासिक है, चंद्र बिंदु है, जबकि यहाँ अनुनासिक का प्रयोग न होकर के अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए तो ये अनुस्वार का प्रयोग है। ये अंकुर है, न कि अंकुर है, अंकुर नहीं है, अंकुर है। ऐसे ही यहाँ पर है वो, ये अनुस्वार है, ये क्या है? अनुस्वार है। अनुस्वार न होकर के आंसू के ऊपर चंद्र बिंदु आता है, अनुनासिक होता है ये आंसू। झूठ नहीं होता है, झूठ के ऊपर न तो अनुस्वार लगता है न अनुनासिक लगता है। झूठ, झूठ नहीं होता है, झूठ होता है। क्या होता है? झूठ। तो ये झूठ सही है। फिर ये दांत, तो दांत में अनुनासिक का प्रयोग होगा, न कि अनुस्वार का प्रयोग है। अनुस्वार का प्रयोग है इसका मतलब ये गलत है, ये सही है, ये अनुनासिक का प्रयोग होता है। तो ये तो बात हो गई अनुनासिक और अनुस्वार का प्रयोग किस प्रकार से होता है कि कई व्यंजन, कई वर्ण हैं ऐसे होते हैं जिसमें अनुस्वार का प्रयोग
करना चाहिए वहाँ अनुनासिकता का प्रयोग हो जाता है, और कहीं अनुनासिकता का प्रयोग करना चाहिए वहाँ अनुस्वार का प्रयोग हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, उस शब्द में अशुद्धि आ जाती है। तो ऐसे शब्दों को जब शुद्धिकरण करते हैं उस समय ऐसे शब्दों का ध्यान रखा जाता है। या ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम बार बार उच्चारण करते हैं, बार बार ऐसे शब्दों को जब लिखा जाता है तो हम ऐसे शब्दों से परिचित हो जाते हैं और इन अशुद्धि से बच जाते हैं। तो जो वाक्य शुद्धि जो ये शब्द शुद्धि का जो टॉपिक हमने पढ़ा है, 2 वीडियो पढ़े हैं, आप इन दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से सुने, अच्छी तरीके से इनको पढ़ें और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप आसानी से इसको नोटबुक में लिख सकते हैं, ताकि आप इन शब्दों को बार बार लिख करके और प्रयास करें और अपनी शब्द शुद्धि को बढ़ाएं और इन शब्दों को शुद्ध लिखना सीखें। धन्यवाद।